हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप? खुश हो ना? आपके सोशियोलॉजी के बुक 2 के चैप्टर 1 में का पार्ट 1 में हमने देखा और पार्ट 2 में देखा, और आपके चैप्टर 2 के पार्ट 1 में हमने देखा सामाजिक परिवर्तन या सोशल चेंज। और आज हम देखेंगे पार्ट 2 का वीडियो, जिसमें हम देखेंगे सामाजिक व्यवस्था या सोशल ऑर्डर। तो एक नज़र पहले एक बार सोशल चेंज पर डाल ले, जरा सा रिव्यू कर ले। सोशल चेंज या सामाजिक परिवर्तन हम ऐसे चेंज को कहते हैं जो मूल संरचना सिचुएशन को फंडामेंटली चेंज कर दे। फॉर एग्जाम्पल सेलफोन्स और इंटरनेट। पहले इंफॉर्मेशन किसी के पास होता था, किसी के पास नहीं होता था। आज मिनट भर में सारी दुनिया के पास सेम इंफॉर्मेशन है ना? तो है ना एक सामाजिक ह्यूज सामाजिक परिवर्तन। पर सोशल ऑर्डर ये क्या चीज़ है? सोशल ऑर्डर है सोशल चेंज का ऑपोजिट, सामाजिक परिवर्तन का ऑपोजिट। सामाजिक परिवर्तन कहता है बदलाव लाओ, और सोशल ऑर्डर कहता है टिके रहो, बनाए रहो, व्यवस्था को बनाए रखो। कैसे और क्यों? क्योंकि नंबर 1, समाज को अगर अपने आप को रिप्रोड्यूस करना है तो एक ऑर्डर ज़रूरी है, एक सिस्टम, एक मेथड ज़रूरी है, एक स्टेबिलिटी ज़रूरी है। तो इसलिए अगर हर इंसान, अगर हर संस्था दोनों प्रेडिक्टेबल मैनर यानी कि पहले से स्थिर किया गया रूप में आचरण करे कि सब ऐसे ही करेंगे, तो फिर उसमें अस्थिरता नहीं आती। एक एग्जाम्पल देखो, भारत में है कास्ट सिस्टम। इसमें देखो सारे कास्ट जो हैं, और अगर ये कास्ट सिस्टम बना रहे, टिका रहे, बिल्कुल इसी तरीके से रहे, तो एक जेनरेशन, दूसरा जेनरेशन, तीसरा जेनरेशन, सोसाइटी बिल्कुल एक ही तरह से चलती रहेगी। तो इसीलिए ये है एक मेथड जिसमें हम कहते हैं कि समाज अपने को रिप्रोड्यूस अगर करना चाहे तो इसलिए उनको उसमें वो सुव्यवस्था रखने की कोशिश करती है, एक ऑर्डर रखने की कोशिश करती है। एक और पॉइंट है जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि जो ऊपर के तबके के लोग हैं ना, आप तो जानते ही हो उनकी पहुंच कहाँ पे है? बेटर रिसोर्सेज, मोर रिसोर्सेज, अधिक और बेहतर संसाधन उनके पास जाती है। अब इसे कौन छोड़ना चाहेगा? इसलिए वो परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं कि नहीं भैया, ऐसे ही सिस्टम बना रहे, हमारे पास सब कुछ आता रहे। जो समाज व्यवस्था ये जो है, ये जो डिज़ायर है इनका कि ये बना के रखे, इसको ये किस तरीके से बनाते हैं, चलो इस पर भी हम एक नज़र डालते हैं। देखो, 2 चीज़ें होती हैं। या तो इंसान अपने आप ही समाज के जो मानदंड है, सामाजिक नॉर्म है, उसे मान लेता है, नहीं तो समाज के जो बड़े लोग हैं वो उस मानदंड को मनवाते हैं। दे फोर्स देम, दे कंपेल देम टू फॉर्म द सोशल नॉर्म्स। कैसे करते हैं? कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि हम अलग तरीके से सोचना चाहते हैं, पर सामाजिक दबाव कैसे होता है इसको देखो। अब देख रहे हो पीठ पीछे लोग कैसे हंस रहे हैं इनका, और इनको देखो, इनके पीछे तो फुसफुस 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 कर रहे हैं सारे लोग। और ये कुछ करना चाहते थे, इतने लोगों ने इनकी हंसी उड़ाई कि वो क्या करें, वो फिर इतना प्रेशर लगा कि वो फिर इस प्रेशर में आ गए, सामाजिक दबाव में आ गए, और वो समाज के नॉर्म्स को मानने लगे। तो ऐसे जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं या संस्था होते हैं, डोमिनेंट इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस, वो समाज को स्थिर रखने के लिए इस तरह से प्रेशर लगाते हैं। ये समझ गए आप? अब कुछ लोग होते हैं जो सामाजिक व्यवस्था को खुद ही मान लेते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि ये वैध है, ये लेजिटिमेट है, ये वैलिड है, ये करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, सड़क पे पुलिसमैन हाथ दिखाता है या आने को कहता है तो ट्रैफिक उसी हिसाब से चलती है ना? क्यों चलती है? क्योंकि ये कानून है, ये तो एक फॉर्मल पावर है, एक औपचारिक प्रभाव है। हम नहीं करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है ना? तो कुछ प्रभाव तो औपचारिक होते हैं और कुछ इनफॉर्मल या अनौपचारिक भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लासरूम में टीचर, कोई कानून थोड़ी ना है जो कहता है कि बच्चों को टीचर की बात मानना पड़ेगा। और इधर देखो, बच्चों पर मम्मी का इन्फ्लुएंस, कोई कानून तो है नहीं कि मम्मी का बात मानना ही पड़ेगा। या गुरु के शिष्यों पर इन्फ्लुएंस, ये देखो कितना इन्फ्लुएंस है, लोग कितने मन लगा के गुरु के पास आते हैं। लेकिन गुरु के पास इनफॉर्मल पावर है, औपचारिक कोई कानूनी पावर तो है नहीं। तो जो नियम लोगों को वैध लगता है वो अपने आप ही उसे मानना शुरू कर देते हैं। इन एग्जाम्पल से हम देख रहे हैं इन्हें। पर एक चीज़ याद रखो, जितने भी प्रभावशाली हो ना, इन सब नियमों का हर कोई हमेशा पालन नहीं करेगा। नहीं तो लोग प्रोटेस्ट क्यों करते, सड़कों पे निकल पड़ते क्यों? ठीक है ना? तो ये जो प्रोटेस्ट होते हैं, विरोध होते हैं, ये तो सामाजिक भी हो सकते हैं। देखो कितने लोग रहते हैं समाज में, हर कोई थोड़ी ना मानता है हर चीज़ को। और होता है राजनीतिक प्रोटेस्ट।
आप देखो भारत में अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है, यहाँ तो आप ऐसे ऐसे सीन्स तो रोज़ ही देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो विद्रोह है, ये जो विवाद है, ये ना एक संघर्ष या एक विद्रोह में कन्वर्ट हो सकता है, एक कॉन्टेस्ट में कन्वर्ट हो सकता है। अब अगर ये एक डिक्टेटोरियल स्टेट हो, एक ऑटोक्रेटिक स्टेट हो, एक तंत्र राज्य हो, तो यहाँ पे तो दबा दिया जाता है। जैसे चाइना में 1989 में स्टूडेंट्स ने खूब भारी प्रोटेस्ट किया था, जिसको टैंक से दबा दिया गया। सोचो। पर अब जो डेमोक्रेसी होती है वो ऐसे विद्रोह को अलाउ करती है कुछ सीमाओं के अंदर। फॉर एग्जाम्पल 2011 में अन्ना हजारे जी ने सत्याग्रह किया था लोकपाल बिल के लिए। तो ये बिल सत्याग्रह चला ना, सरकार के साथ उनकी बातचीत चलती रही, सर उनको दबाया तो नहीं गया। तो सामाजिक नियम कुछ अच्छे कारण के लिए तोड़े जाते हैं, जैसे अन्ना हजारे जी ने तोड़ा। पर कुछ लोग बुरे कारणों के लिए भी तोड़ते हैं, जो अपराधी होते हैं। अपराध का मतलब क्या है? एक कर्म जो कानून को तोड़े, एन एक्ट दैट वायलेट्स द लैंड ऑफ द लैंड। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मर्डर कर दिया। मर्डर करना तो पूरा कानून के एकदम ऑपोजिट है, तो ऐसे बंदे को पनिशमेंट भी मिलेगा, है ना। दूसरा होता है हिंसा या वायलेंस। कोई भी काम जो राज्य के ऑपोजिट हो। देखो, मैंने कहा कोई भी काम जो राज्य के ऑपोजिट हो, मैंने ये नहीं कहा कोई भी काम जो लोगों के ऑपोजिट हो, क्योंकि केवल राज्य हिंसा प्रयोग कर सकता है अगर वो हिंसा वैध हो। फॉर एग्जाम्पल इसको देखो, ये कुछ लड़के बैंक का एटीएम तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें डंडा मार के भगाया। तो पुलिस ने ये जो डंडा मारा, ये जो हिंसा दिखाया, ये तो वैध था ना कि उन्हें बुरे काम करने से उन्होंने रोका। तो सोशल ऑर्डर में अब तक हमने क्या क्या देखा, इसको जरा देखो। 1 2 3 4 5 एंड 6। समझ गए ना इसके बारे में? तो सोशल ऑर्डर आप अब अच्छी तरह समझ गए हो। अब हमें देखना है कि ये सोशल ऑर्डर और ये सोशल चेंज, सामाजिक व्यवस्था और परिवर्तन गाँव में कैसे होते हैं। ये है एक भारत का टिपिकल गांव। इसमें कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग बहुत ही गरीब हैं, और ये सारे घर ना एक दूसरे के पास पास होते हैं। और गांव के लोग एक दूसरे के को बहुत घनिष्ठ तरीके से, बहुत इंटीमेटली जानते हैं। सबको पता है किसके घर में क्या हो रहा है। अब ग्रामीण समाज में जो चेंज आता है वो 2 तरीके से आता है। एक तो है लेजिस्लेटिव या कानूनी। इनको देखो, ये है प्रवासी जमींदार या एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। इनके पास बहुत सारा जमीन है, पर ये खुद यहाँ कृषि नहीं करते। ये लैंडलेस लेबरर को काम पे लगा देते हैं, यहाँ कृषि करो। तो भारत सरकार ने कानून बनाया कि जो आदमी खुद ज़मीन पे काम करेगा, ज़मीन उसी की होगी। तो इन्होंने जमींदारों से ज़मीन जब्त कर लिया, भूमिहीन मजदूरों को दे दिया। अब जो भूमिहीन मजदूर काम के लिए इधर उधर घूमते थे, अब तो वो एक जगह रह के कृषि करने लगे। और कुछ तो इतने ही अमीर हो गए कि वो डोमिनेंट बन गए, वो ही जमींदार बन गए, नए जमींदार बन गए। और जो गरीब थे वो तो गरीब ही रह गए। पहले सब ऐसे ही रहते थे, पर ये कानूनी परिवर्तन का जिन्होंने बेनिफिट लिया वो अमीर बन गए। देखा ना आपने इसको। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल चेंज या तकनीकी परिवर्तन। पहले बहुत सारा काम खेतों में हाथ से होता था, अब मशीनें आ गई। इसको देखो, एक मशीन 10 आदमियों का काम कर रहा है। तो ये 10 आदमी कहाँ जाएंगे? बस में चढ़ के शहर चले जाएंगे। और गांव में बचेगा कौन? केवल बूढ़े या छोटे छोटे बच्चे। तो समाज में बदलाव आया ना इन 2 कारणों से। अब हम देखेंगे शहर में कैसे सोशल ऑर्डर और चेंज एक साथ इंटरप्ले करते हैं। भारत में किसी भी शहर को देखो, आपको ऐसे दृश्य मिलेंगे। एक साइड पे अच्छे अच्छे घर, दूसरे साइड पे बस्तियां। तो ये क्यों होता है? लोग सोचते हैं शहर में बड़े सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो शहर आ जाते हैं। पर सबको तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते ना, तब वो ऐसे झुग्गियों में, झोपड़ियों में रहकर अपना दिन गुजारा करते हैं। और ये भी देखा गया है कि शहरी समाज में जाति वर्ण, जो गांव के जो जाति वर्ण इत्यादि थे, ये लोग तो खुद साथ लेके आए हैं, तो ये शहर में भी ये चीज़ें रहेंगी। पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि शहर में लोग ना सब अपने अपने काम में व्यस्त है, कोई एक दूसरे को उतनी उधर के मामले में दखल नहीं देते। ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण ये है कि शहर में जो प्रॉब्लम्स हैं, शहर में जो चेंज ज़रूरी कहाँ पे है, वो है कि शहर में असमानता बहुत ज़्यादा है, संरचना की, इंफ्रास्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है। इसको अगर बदलाव करे तो सामाजिक बदलाव बहुत अच्छा हो सकता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है? पहले तो है हैबिटेशन। सबके पास अगर एक अच्छा घर हो तो देखो सामाजिक परिवर्तन आएगा ना, अच्छा होगा ना। अगर सबके पास सैनिटेशन या स्वच्छता हो, सबके पास
ट्रांसपोर्टेशन, काम पे जाना आना, कामकाज से इधर उधर जाना, इस सब के लिए परिवहन सबको मिले, हर बच्चे को शिक्षा मिले और हर बीमार पर्सन को स्वास्थ्य या हेल्थ की सुविधाएं मिले। ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जब उन्हें मिलेंगे तो सामाजिक परिवर्तन बड़ी तेज़ी से होने लगेगा, होगा ना। असमानताएं भी कम हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि अमीर को ही डॉक्टर मिले और गरीब को नहीं मिले, ये नहीं होगा ना। एडुकेशन सबको मिलेगा। तो पर एक चीज़ क्या आप जानते हो, जो देखा गया है कि नगर की तुलना में ना गांव में परिवर्तन धीरे धीरे होता है, नगर में तेजी तेजी से होता है। अब इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ये चेंज हो, फिर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, फिर भी कैसे होता है, चलो देखते हैं। एक तो होता है कि गांव छोटा होता है, लोग एक दूसरे को बहुत क्लोजली जानते हैं और न गांव में अगर कुछ भी होता है उसका बड़ा प्रभाव इन सब पे आता है। और गांव की सोसाइटी जो है वो परंपरागत सोसाइटी है, ट्रेडिशंस, कास्ट, कम्युनिटी, जाति, वर्ण, ये सब बहुत पावरफुल होते हैं, इसलिए ये बदलाव आने में टाइम लगता है। और अगर कोई बदलाव जो लाने की जल्दी जल्दी कोशिश करता है तो कभी कभी ऐसे सिचुएशन भी देखने मिलते हैं। देख रहे हो ना, इस पिक्चर्स को देख के तो कोई भी घबरा जाएगा कि बाबा बदलाव की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही ठीक हैं। एक और पॉइंट है कि शहर में लोग जो हैं वो एक दूसरे को इतनी करीबी से नहीं जानते, कौन क्या कर रहा है, किसने किसको क्या बोला, इन सब चीज़ों में वो घुसते ही नहीं है। लोग वहाँ का मतलब है हम अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो, कोई किसी में दखल नहीं देता है। तो ये बड़ा हेल्पफुल होता है चेंज लाने में। दूसरा है कि गांव के जो प्रभावशाली लोग हैं ना, जो डोमिनेंट लोग हैं, वो सारे संसाधन, सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है। अब जो गरीब आदमी है उसे भी तो कुछ रिसोर्स चाहिए, इसलिए वो बड़े लोगों के पास जाकर हाँ सर आपकी बात सही है ऐसा कर लेते हैं, उनकी सारी बातें मान लेते हैं। उपाय क्या है? तो शहर के में क्या है कि शहर में ना सबसे बड़ी चीज़ है योग्यता या योर कैपेबिलिटीज़, योर एबिलिटीज़, योर स्किल्स। जिसके पास ये सारे स्किल्स हैं उसको सबसे ज़्यादा मान्यता मिलती है, इम्पोर्टेंस मिलती है। लोगों को रिसोर्स कैसे मिलता है, संसाधन कैसे मिलता है? संसाधन मिलता है अपनी कोशिश से, अपनी योग्यता से। तो इसीलिए यहाँ सोशल चेंज, जो सामाजिक परिवर्तन है, ये जल्दी जल्दी होता है। तो मेरे दोस्तों, आज हमने क्या क्या देखा? देखो, पहले हमने देखा सोशल चेंज और सोशल ऑर्डर, इन दोनों का डिफरेंस क्या है और ये कैसे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। शहर में क्या होता है, गांव में क्या होता है, इसके बारे में हमने देखा। कैसे होता है उसको भी हमने देखा। तो आप जब आंसर्स लिखोगे ना, आप ऐसे उदाहरण दे देकर आंसर जरूर लिखना, बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे, आई प्रॉमिस यू दैट। जो हमारा जो महामंत्र क्या है बताओ तो? वीडियो देखो, चैप्टर पढ़ो, फिर वीडियो देखो, 5 मिनट में चैप्टर क्लियर पक्का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।